आज हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या होता है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स एंड सेट ऑफ कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म like their growth, survival, development, and reproduction. Thus, our environment is composed of physical surrounding, ठीक है ना, the living beings and the climatic conditions of the region. So, all these components interact with one another and maintains the balance of the environment. And however, the balance is being disturbed by the various human activities. बहुत सारी human activities हमारी है जिससे environment का ये balance क्या हो सकता है, खराब हो सकता है. Now waste. When we are talking environment, waste, हम waste की बात कर रहे हैं तो waste क्या होता है? Waste are useless. Waste क्या है? Useless है, ठीक है, left over और discarded. They are discarded substances. They are discarded substances. Now waste, there are of three types. ठीक है, first is solid waste, then gaseous waste, then liquid waste. हम जब सॉलिड वेस्ट की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा आपका फार्म वेस्ट, फिर इसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट. जब हम गैशियस वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा स्मोक फ्रॉम चिमनीज, इंडस्ट्रीज़ के जो चिमनीज से जो स्मोक निकल रहा है, और इसके साथ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल से जो स्मोक निकल रहा है वो इसमें आ जाएगा आपका गैशियस वेस्ट में. फिर लिक्विड वेस्ट में आपका आ जाएगा केमिकल वेस्ट, ठीक है, केमिकल वेस्ट जो केमिकल्स फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहे हैं वो इसमें आ जाएगा. फिर आएगा आपका वेस्ट आर अगेन डिवाइड टू टू, ठीक है. एक तो हमने कहा बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, क्या कहा हमने? बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और दूसरा हमने कहा नॉन बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ठीक, दो तरीके के हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. जब हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करते हैं, कौन सी? जो डिस्पोज हो जाए नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, डिकम्पोज हो जाए किसकी प्रेजेंस में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में. तो हम इसे क्या बोलते हैं? दे कैन बी डिस्पोज्ड, डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, डिस्पोज हो जाए नेचुरली, ठीक है, नेचुरली हो जाए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, जैसे कि हमने कहा बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ठीक है ना. और इसमें आपका कौन सा भी आ जाता है? गार्बेज, सीवेज, ठीक है, लाइव स्टॉक वेस्ट, आपका जो यूज्ड टी लीव्स है, ठीक, और वेस्ट पेपर, देन लेफ्ट ओवर फूड आर्टिकल्स, ठीक. और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है? दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन नॉट बी converted into harmless simpler form. ये harmless simple form में convert नहीं होता by the action of microorganism. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिकम्पोज नहीं कर सकता, डिस्पोज नहीं कर सकता, ठीक है ना.
और एग्जाम्पल में आ जाता है इसमें आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक। फिर आपका इसमें आ जाता है हैवी मेटल्स, जैसे कि लेड, ठीक है, मरकरी एट्सेट्रा। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो है जो डिस्पोज होता है नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर दोज दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ वी विल डू इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। क्या इफ़ेक्ट्स हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के, क्या इफ़ेक्ट्स हैं? तो इसका जो इफ़ेक्ट है, पहला इफ़ेक्ट है प्रोड्यूस फाउल स्मेल। जहाँ पे भी इस तरीके का वेस्ट प्रेजेंट होगा वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, जहाँ पे इसकी डंपिंग की जाएगी इस तरीके के वेस्ट की, तो वो क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। इस तरीके का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हम सॉइल में डंप करेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, विच लीड्स टू रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, और क्रॉप का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। फिर हमने कहा ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। ऐसे जगहों पे जहाँ पे इस तरह की डंपिंग की जाती है वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइज ब्रीड करते हैं, और ये जो फ्लाइज हैं दे ब्रीड इन वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑन दिस वेस्ट। और क्या करेगा, कैरीज जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेस को स्प्रेड करेगा। फिर आ जाएगा आपका डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। इस तरीके का वेस्ट अगर आप वाटर बॉडीज में डंप करोगे, what will happen, water bodies are polluted, वाटर बॉडीज क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, एंड what will happen, वेरियस दे विल स्प्रेड वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि डायरिया हो गया, ठीक है ना, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है ये सॉइल की, जहाँ पे भी इस तरीके का वेस्ट डंप होता है सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है। ये फर्टिलिटी कम होगा तो रिडक्शन होगा किसमें, क्रॉप यील्ड में। जहाँ पे इस तरह का वेस्ट डिस्पोज होता है, डंप किया जाता है, वहाँ पे देखो बहुत सारी फ्लाइज ब्रीड करती हैं और ये कैरी करता है जर्म एंड स्प्रेड डिजीजेज। एंड अगर ये वाटर बॉडी में डंप किया जाता है, स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीजेज, ठीक है। नाउ वी विल डू इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है, जैसे कि मैंने कहा रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, ठीक है ना, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट था आपका। फिर जैसे कि मेटल हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, एक्सेट्रा, व्हाट दे एक्यूमुलेट्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, डिस्पोज तो नहीं हो पाएगा, तो ये एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट्स हो जाएगा। दे विल एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कॉजेस थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा, थ्रेटनिंग डिजीज कॉज करेगा इन ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड वी कैन से दैट दे पॉल्यूट वाटर। अगर इस तरीके के वेस्ट को वाटर में डंप करेंगे तो इससे वाटर पॉल्यूशन होगा एंड इट कैन हार्म
ये हार्म कर सकता है किसको? द एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। Now, what is ecosystem? Ecosystem is a structural and functional unit of biosphere. ठीक है, ecosystem, it is a stable ecological unit where regular input of energy and circulation of matter takes place. Now, it was the term was coined by ecologist A.G. Tinsley in 1935. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट दैट इंट्रैक्ट इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दोनों से बना है, लिविंग कॉम्पोनेंट से भी एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। ऐसा नहीं है लिविंग लिविंग से बना है, दोनों का इंट्रैक्शन है, लिविंग का भी और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट का भी इंट्रैक्शन है। यहाँ पे फिर हम इकोसिस्टम के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है ना, इकोसिस्टम दो टाइप का है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। जब हम नेचुरल की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि दे एग्जिस्ट विदाउट एनी, दे एग्जिस्ट नेचुरली। ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन सपोर्ट। ठीक है, whereas these are artificials, they are created and maintained. They are created and maintained by human. ठीक है, they are also called man-made ecosystem. ठीक है, you will see that this artificial ecosystem, they do not possess self regulating mechanism। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है ना। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल इकोसिस्टम, ये कैसे हो सकते हैं? एक तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में, और टेरेस्ट्रियल भी आप देख सकते हो, डेजर्ट हो सकता है जहाँ पे रेत है, सैंड है। फिर ग्रासलैंड जहाँ पे ग्रासेस ही ग्रासेस हैं। फिर आपका फॉरेस्ट जहाँ पे आपको पेड़ ट्रीज दिखाई देंगे। और यहाँ पे ही आपको एक्वाटिक, तो एक्वाटिक में आपका क्या हो सकता है? पॉन्ड हो सकता है, लेक झील वगैरह हो सकता है। एंड इश्यूरीज वो एरिया है जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर, ठीक है ना, फ्रेश वाटर जो है वो मरीन वाटर से मिलता है। फिर आपका आ जाएगा मराइन। ठीक, तो और यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपका आ जाएगा एग्रो इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो फार्मर्स तैयार करते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। ये जो है ये लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है ना। देन आपका और भी इकोसिस्टम आ जाता है एक्वेरियम। ठीक, और बॉटनिकल गार्डन। हम देहरादून में रहते हैं तो देहरादून में आपने FRI है, FRI का अपना बॉटनिकल गार्डन है। फिर BSI है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बॉटनिकल गार्डन देखने को मिल सकता है। फिर पार्क्स हो गया आपका, ठीक है, फील्ड क्रॉप हो गया। ठीक है, दीज आर टू टाइप ऑफ इको सिस्टम। नाउ कम्स कॉम्पोनेंट ऑफ इको सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ इको सिस्टम।
component of ecosystem. Environment refers to both physical and biological condition. So it encompasses both physical and living and non-living component of the earth. तो यहाँ पे living और non-living दोनों आ जाएगा. Biotic component and abiotic component. Now, biotic component, it includes all the living organism present in the ecosystem. All the living organism present in the ecosystem. All the living organism present in the ecosystem. ठीक है, तो लिविंग में क्या क्या आ जाएगा आपका? लिविंग में आपका प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आ जाएंगे. एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे इंटरकनेक्टेड विद वन अदर वेरियस मैकेनिज्म एंड दे शो इंटरडिपेंडेंस ऑन अदर. ठीक है ना. और यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइमरली दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप दे आर ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, then consumers, then decomposers. ठीक है. और फिर आ जाएगा आपका बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट. तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या आ जाता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है. द नॉन लिविंग component, when we are talking about, you will see that in this non living component all the living component are dependent. ठीक है. and this each abiotic component influences the number and the variety of plants and animals present in the ecosystem, and in turn they influences the biodiversity of an area. And here it can be grouped as light, temperature, atmospheric gases, wind and water. ठीक है. So these are the component of ecosystem. Biotic means living and abiotic means non-living. Now first we will do producers. ठीक है. Producers. Now producers में आपका क्या आ जाता है? Producers में आपके green plants आ जाते हैं. ठीक. इसमें आपके certain blue green algae आ जाता है. ठीक है ना. ये producers हैं. ये क्या है? ऑटोट्रॉफ. ठीक है ना. ऑटोट्रॉफ है. ये क्या यूज़ करता है? दे रेडिएंट एनर्जी यूज़ करता है सन का, एंड अब वो प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना. एंड दे ऑल्सो टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, एंड दस दे बैलेंस द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर के कॉम्पोजिशन को बैलेंस करता है. ठीक है ना. फिर आपका आ जाएगा सेकेंड इज कंज्यूमर्स. नाउ कंज्यूमर्स दे डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स. किस पे डिपेंड करता है? ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है. फॉर व्हाट? फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. दे आर हेटरोट्रॉप. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता. ठीक है ना. दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स. फिर दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स.
they are also known as primary or first order consumers. ठीक है ना. Then herbivores, they are known as primary or first order consumers, and these herbivores, they feed directly on producers. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ग्रेजिंग एनिमल्स. ठीक है. तो ग्रेजिंग एनिमल्स में आपका क्या आ जाएगा, गोट, शीप, हॉर्स, etc. Understood? So these are also known as primary or first order consumers. फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका कार्निवोर्स. कार्निवोर्स तो आपने पढ़ा ही है. कार्निवोर्स. ठीक है. तो कार्निवोर्स, what they do? They feeds on another animals. ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स. ठीक है ना. दे फीड ऑन हर्बीवोर्स. किस पे फीड करते हैं, हर्बीवोर्स. नाउ कार्निवोर्स मे बी प्रेडेटर. ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं या फिर स्कैवेंजर्स हो सकते हैं, है ना. तो प्रेडेटर्स क्या हैं, प्रेडेटर्स वो होते हैं विच किल, अटैक एंड किल their prey. For example, lion. ठीक है. And the scavengers, they feed on dead animals they find. ठीक है ना. And these are third order कंज्यूमर्स. ठीक है. कार्निवर्स प्रेडेटर भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स हो सकते हैं. प्रेडेटर विच अटैक एंड किल्स देयर प्रे, फॉर एग्जांपल लायन. स्कैवेंजर्स दे फीड ऑन डेड एनिमल्स दे फाइंड एंड दे आर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स. देन कम्स ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी. एग्जाम्पल क्या है इसका, ह्यूमन बीइंग एंड बियर. दो एग्जाम्पल दिए मैंने, एक ह्यूमन बीइंग का और एक बियर का. ठीक है ना. देन कम्स डिकम्पोजर्स. फिर क्या आता है आपका, डिकम्पोजर्स. Now decomposers, these are the microorganisms which feeds on dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. ठीक है ना. यहाँ पे क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है ना, विच feeds on dead and decaying organic matter. For example, bacteria and fungi. क्या आता है इसमें, bacteria and fungi. And they break down the dead remains of plants and animals and releases various substances that can be used by other members of the ecosystem. Understood? And here they are also useful for disposing the waste from the ecosystem. They help in, कहाँ पे हेल्प करता है, दे हेल्प इन
cycling of material, and they help in cleaning of waste, and they help in creating, very important one, creating space for growth of new organism. ठीक है ना, तो ये हमने किया आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. अब आया आपका एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. मैंने अभी डिस्कस किया था एबायोटिक कॉम्पोनेंट में नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट आते हैं, और ये नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं. ठीक है, और ये जो एबायोटिक कॉम्पोनेंट है इन्फ्लुएंस करता है नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द इकोसिस्टम, जो इन टर्न इन्फ्लुएंस करता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया. तो एबायोटिक कॉम्पोनेंट में, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट में आपका सबसे पहला है लाइट. लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट इस लाइट एनर्जी को यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना, in presence of carbon dioxide, water and chlorophyll, and manufacture the organic substances. फिर आपका है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स greatly. Plants and animals, they are greatly influenced by the temperature. Pattern of rainfall also affect the growth of the plant. ठीक है ना, और जो प्लांट ग्रोथ को क्या डिटरमाइन करता है, द ओवरऑल वेराइटी ऑफ प्लांट्स as well as animal living in that place. So temperature affect the distribution of plants and animals. ठीक है, then comes atmospheric gases. एटमॉस्फेरिक गैसेस में सबसे पहला आपका ऑक्सीजन. इट इज़ यूज इन रेस्पिरेशन. देन कम्स CO2. इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस. देन कम नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट. एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट उस फॉर्म में उसको यूज़ नहीं कर सकता. तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है दो तरीके से होता है. एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन है और एक थ्रू फिजिकल फिक्सेशन है. बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के थ्रू. आपने पढ़ा है बायोजियोकेमिकल साइकिल 9th में, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है. उसमें पढ़ा था हमने कि किस तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होते हैं. उस नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि प्लांट उसे यूटिलाइज कर सके. ऐसे लाइटनिंग है. लाइटनिंग भी एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स हो जाता है. सो नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू प्लांट बाय सर्टेन बैक्टीरिया. ठीक है ना, सर्टेन बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रही हूँ, राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है. एंड लाइटनिंग. ठीक है, फिर आया विंड. तो विंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है. दूसरा ये हेल्प करता है सीड डिस्पर्सल में. ठीक है ना. फिर आपका आ जाएगा वाटर. वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके का प्लांट और एनिमल उस हैबिटेट में रहेगा. ठीक है, उस हैबिटेट को भी वेरी करेगा. जैसे कि पहले मैं लिखती हूँ, वाटर इज एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और you will see that habitat varies. ठीक है ना, from entirely aquatic environment to very dry desert.
ठीक है ना. The water is essential for both plant animals, and the habitat vary from the entirely aquatic environment to a very ड्राई डेजर्ट. तो वाटर ही सिर्फ डिटरमाइन होगा कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट होगा या फिर वो ड्राई डेजर्ट होगा. ठीक है ना. नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द टॉपिक. देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स, natural ecosystem and artificial ecosystem, biodegradable, non-biodegradable, why are bacteria and fungi called decomposer, list any two advantage, define the ecosystem, explain in detail its various component, state different type of consumers in an ecosystem, why should biodegradable and non-biodegradable waste be discarded in two separate dustbins, why are crop field known as artificial ecosystem, we do not clean ponds and lake but an aquarium need to be cleaned, why existence of the decomposer essential in a biosphere, give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. Thank you, students.